राजस्थान में अंग्रेजों का राज ही नहीं, अपने अंग्रेजों वाले भारत में आते ही नहीं। जब अंग्रेजों का राज था तब भारत दो प्रकार का था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज नहीं। जो राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम आपको छोड़ गए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, आप कहां इसमें? भारत में अपने किसी भी राजा ने कभी ये नहीं कहा मैं राजा हूं, उसने कहा राजा भगवान है। इसलिए यदि आपको भी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने, हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है। वो जो एक लिंग जी का दीवान है वो कहां है आजकल हमारा? अपने ये था कि गुजरात एक अलग राजा का राज है, दिल्ली में अलग राजा का राज है, मालवा में अलग राजा का राज है, जोधपुर का राजा अलग, जयपुर का राजा अलग। लेकिन जयपुर का राजा हिस्ट्री लिखवाएगा तो भी किसके लिखवाएगा? जयपुर। आजादी गांव में अभी भी झंडा कहते हैं, क्योंकि झंडा चेंज हुआ था, राजाओं के झंडे से अपने यहाँ पे भारत का झंडा है, पहले भारत का झंडा कोई फहरा देता ना पुलिस पकड़ ले जाती। ये भारत के अपने हिस्ट्री लिख के गए अंग्रेज। कौन लिखे गए? क्योंकि इससे पहले अपने अलग अलग राज्य थे। अपने ये था कि गुजरात एक अलग राजा का राज, दिल्ली में अलग राजा का राज, मालवा में अलग राजा का राज है, जोधपुर का राजा अलग, जयपुर का राजा अलग। लेकिन जयपुर का राजा हिस्ट्री लिखवाएगा तो भी किसकी लिखवाएगा? जयपुर। जोधपुर वाला किसकी? जोधपुर। पटियाला वाला किसकी? पटियाला। और बड़ौदा वाला किसकी? बड़ौदा। तो पूरे भारत की एक साथ हिस्ट्री इस प्रकार से अपने को मिलती नहीं। हाँ, मोटा मोटा खूब सारी चीजें मिल जाती, पर पूरा एक साथ ऐसा विवरण नहीं मिलता। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सारे राजाओं को हरा के अपने अंडर ले लिया। एक हो गया राजनीतिक एकरूपता, मतलब पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, और प्रशासनिक एकरूपता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, वो दोनों लेके आए। अब पंजाब भी उनका था, बंगाल भी उनका था, यूपी भी उनका था, तमिलनाडु भी उनका था, बॉम्बे भी उनका था, आगे कर्नाटका भी उनका था, केरल भी उनका था, सब कुछ उनके एरिया के अंदर आ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा एक साथ लिखो रे इसकी। तो अंग्रेजों का एक इतिहासकार, उसका नाम था मील, जेम्स मील। क्या नाम था? तो जेम्स मिल ने कहा मैं लिख देता हूं। तो जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री को भी बांट दिया, एक प्राचीन, एक मध्य और एक आधुनिक। तो हमने पूछा भाई क्या बेस है, कहां से कहां तक प्राचीन, कहां से कहां तक मध्य, और कहां से कहां तक आधुनिक? कोई एक क्राइटेरिया तो है? मैं कहूं भाई यहां तक प्राचीन कर दो, यहां तक मध्य कर लो, यहां तक क्या कर लो? आधुनिक। वो क्या क्राइटेरिया? उसने कहा भारत वाली में तो दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी है। कैसे? उसने कहा देखो मैं कुछ शब्द बताता हूं, तुम ये सुन लो। क्या शब्द है? एक शब्द है तुम्हारे कालिदास, एक शब्द है मुद्रा राक्षस, एक शब्द है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक शब्द है कोई उपनिषद, एक शब्द है कोई स्वपन वास्व दत्ता, एक है किरात अर्जुनियम, एक है पुलकेशिन, एक है हर्षवर्धन, एक है राजराजेश्वर, एक है कोई आपके दूसरा नरसिंह वर्मन, एक है कोई आपका महेंद्र वर्मन, मिहिर भोज, मिहिर कुल। कैसे लगे नाम? उन्होंने कहा यार जोरदार लगे, मस्त संस्कृत के नाम है यार, बड़े अच्छे लग रहे हैं। उनका ये प्राचीन काल, ये क्या है जहां पर ये संस्कृत जैसे शब्द आ रहे हैं, ये काल कौन सा तुम्हारा? उसने कहा आप सुन आगे, अब मैं चेंज करता हूं। उसने कहा यह्या बिन अहमद सरहिंदी, अबू बकर सलातीन, अबू बकर इसामी, फुतुआ उस सलातीन, हसन निजामी, ताजुल मासिर, अकबर नामा, आईने अकबरी, तारीख मुबारक साई, तारीख फिरोज साई। इस बार हमने कहा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए यार पूरी तरीके से। उसने कहा तुम्हारा मध्यकाल है। जैसे मुसलमान भारत के अंदर आए, फारसी भाषा लेके आए, तो ये तुम्हारा कौन सा आ गया? उसने कहा वापस सुन आगे। उसने कहा मैं बोलता हूं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कोड ऑफ जेंटुलोज, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये तो उन्होंने कहा यार ये तो तू अंग्रेजी बोलने गया। उसने कहा जब अंग्रेज आ गए वो तुम्हारा आधुनिक काल है, जब हिंदू राज कर रहे थे, जब संस्कृत चल रही थी वो तुम्हारा प्राचीन काल था, जब मुस्लिम आ गए थे, जब फारसी आ गई थी वो तुम्हारा मध्यकाल था, जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजी भाषा आ गई थी, वो तुम्हारा कौन सा है? तो भारत के इतिहास को बड़े बड़े तौर पे उन्होंने सीधा सीधा तीन भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। संस्कृत वाला, फारसी वाला, पर्शियन लैंग्वेज और इंग्लिश वाला, तो तीन के अंदर इनके अंदर बांट के चले गए। अब जैसी भारत की हिस्ट्री बांट दी गई वैसे किसकी बांट दी गई? राजस्थान। भारत वाली के आधार पर राजस्थान बांट लो, राजस्थान के आधार पर आगे जयपुर बांट लो, सीधा सीधा वर्गीकरण हो जाएगा, वो तो क्लासिफिकेशन में चेंज नहीं आएगा कोई उसमें। अब फिर हमने देखा कि यार भारत की जब एंशियंट इंडिया हम आपको पढ़ाएंगे, कि जब हम प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, हम उसमें टाइम लेंगे 1 महीना और एक रजिस्टर बनवा देंगे आपको। फिर हम आपको मिडिवल पढ़ाएंगे, वापस पढ़ाएंगे 1 महीना, एक रजिस्टर बनवा देंगे। फिर हम आपको मॉडर्न पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे 1.5 महीना, 1.5 रजिस्टर बनवा देंगे। मतलब तीनों बराबर है, मॉडर्न थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ी थोड़ी क्या है कम, थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ती है, बाकी लगभग यूं बराबर पड़ती है। पर राजस्थान में ये रोड़ा रप्पा नहीं। राजस्थान में जब हम प्राचीन पढ़ाते हैं, मैं जब आपके फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूं तब तो दिन लेता हूं 4, यदि प्री वाले में पढ़ाने पड़े तो दिन लगते हैं 1.5। तो जल्दी करा दो भाई, बच्चों का प्री सिर पे आ रखा है उनका। कारण कि प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर ज्यादा गतिविधियां दिखाई नहीं दी, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं के राज की बात कर रहे हैं हम, तो प्राचीन काल में राजाओं ने राज वहीं किया जहां पर पानी ज्यादा था।
क्योंकि किसी राज्य का निर्माण वहीं होगा जहां पर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी होगा तो वहां पब्लिक बसेगी, पब्लिक बसेगी तो वहां खेती करेगी, खेती करेगी तो उनके धन होगा, धन होगा तो लूटपाट होगी, लूटपाट होगी तो रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, राजा बनेंगे। इसलिए राजा ज्यादातर आपको प्राचीन काल के राजा यूपी बिहार में मिलेंगे। कि भारत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। भारत की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी थी। तो वो वाला इलाका आपको ज्यादा डेवलप मिलता है। जो इलाका ज्यादा डेवलप है उनकी हिस्ट्री भी ज्यादा डेवलप है। अपने यहाँ ज्यादा बंदे भी नहीं, ज्यादा हिस्ट्री भी। तो प्राचीन वाला अपने ठीक ठाक सा ही पड़ता है। कि मैं कहता हूं पूरी इंडियन, अब तो ठीक है मैं पहले राजस्थान पढ़ा दूंगा आपको। यदि पहले इंडियन पढ़ा दी जाए और इंडियन के एंशियंट पढ़ा दी जाए तो 27 दिन की क्लास में आप 7 बार भी राजस्थान का नाम नहीं सुनो। ले दे के इक्का दुक्का जगह आएगा कालीबंगा था, एक कोई जगह आएगा अशोक का अभिलेख भाबरू से मिला, एक कोई आएगा कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ वो बयाना से प्राप्त होता है। 3-4 जगह लेके आप इंडिया का वो राजस्थान का नाम सुनोगे। अब आप मध्यकाल में आते हो। मध्यकाल में जनता थोड़ी समझदार होने लगी। शुरुआत में लोग वहीं बसते थे जहां पे नदियां थी। धीरे धीरे उसको लगा कि ना, नदियों के अलावा भी बसा जा सकता है, तो पानी कहां से लेके जाएंगे? उसने कहा तालाब खोद लेंगे, झील बना लेंगे, नहर ले जाएंगे। इसलिए मध्यकाल में भारत की राजधानी होगी दिल्ली। राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली राजधानी हो। तो अपनी तरफ बसावट आ रही है। तो मध्यकाल में अपने भी खूब सारी बसावट हुई। अपने बसावट ज्यादा हुई तो लोग भी अपने जैसे लोग ज्यादा हुए तो यहाँ पर राज्यों का निर्माण होने लगा। इसलिए अपनी सबसे बड़ी हिस्ट्री को ये तो मिडिवल है कि अपने खूब सारे राजा बन गए, अलग अलग प्रकार उनकी राजधानियां है, अलग अलग प्रकार उनकी लड़ाइयां है, उनकी संधियां, आपस में लड़ाइयां है, दिल्ली वालों से बार बार लड़ाइयां, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है उनकी लड़ाई, क्योंकि हम बॉर्डर थे। तो अफगानिस्तान से जो भी आता हमारी तरफ तो पक्का पक्का आता, तो अपनी खूब सारी लड़ाई है। इसलिए अपना सबसे बड़ी राजस्थान की हिस्ट्री है तो वो कौन सी है? मिडिवल। एंशियंट वाली ले दे के 3-4 दिन का खेल, मिडाइवल वो का वो खा जाती है आपके 25-26 दिन। कि उसमें खूब सारी लड़ाइयां, खूब सारे राजवंश, खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको। फिर आती है मॉडर्न। मॉडर्न वो है जो अंग्रेजों का राज आ गया था। अब उस आधार पर देखें तो मॉडर्न भी अपने छोटी सी है। मॉडर्न ही अपने ले दे के कोई 10-15 दिन के अंदर खत्म की जा सकती है। कि प्री वाले में पढ़ाएं तो 10-15 दिन में, और मेंस वाले में चूंकि थोड़ा सा अपने ढंग से उसको लिखते हैं, कारण परिणाम लिखते हैं, तो 20 दिन खा जाएगा भाई। 20 दिन के अंदर आपको ये पढ़ानी पड़ेगी। मॉडर्न कम क्यों? क्योंकि मॉडर्न हम कहते हैं वो थी जिसमें अंग्रेजों का राज था। राजस्थान में अंग्रेजों का राज ही नहीं। अपने अंग्रेजों वाले भारत में आते ही नहीं थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भारत दो प्रकार का था। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज नहीं था। जो अंग्रेजों का राज वाला भारत था उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। जैसे यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, केरला, ये सब उसके अंदर आता था। अपने इसके अंदर आते नहीं थे क्योंकि अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। फिर सर अपने भी किसका राज था? राजाओं का। अपने यहाँ राजा बैठते, उन राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, अंग्रेजों के गुलाम है। अपने अंग्रेजों का राज नहीं। इसलिए राष्ट्रगान में बाकी सबके नाम आपको छोड़ गए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, आप कहां हो इसमें? पंजाब है, सिंध जो पाकिस्तान में चला गया अब तुम्हारे पास नहीं है, वो भी है। गुजरात है, मराठा मतलब महाराष्ट्र है, द्राविड़ मतलब दक्षिण भारत है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, बंगा मतलब बंगाल। पूरा देखो ऊपर से नीचे तक, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरा भारत है, आपको छोड़ के। क्योंकि 1911 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ये गाना गा रहे थे तब आप भारत में आते ही नहीं थे। भारत में नहीं आते थे तो आपका नाम भी इसके अंदर लिया। वो मैं हमेशा बताता हूँ, मैं बहुत छोटा था तो मुझे कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, पर दादाजी कहानियां सारी रामकृष्ण वाली कहानियां होती। राम जी वहां गए, राम जी नहीं गया, कृष्ण जी ये किया, नारद जी आ गए, शिव जी भगवान को किया, पौराणिक कहानियां। बीच बीच में कभी कभी वो हमें राजा महाराजा की थोड़ी कहानी कोई बता दिया करते, ये फलाने राजा के टाइम ये हुआ, फलाने राजा के टाइम ये हुआ। मैं 3rd या 4th में पढ़ता था, क्लास में सर ने भगत सिंह के बारे में पढ़ाया, गांधी जी के बारे में पढ़ाया, नेशनल मूवमेंट पढ़ाया। मुझे लगा यार ये महापुरुष है। और मैं घर पे आया, मैंने घर पे आते मैंने दादाजी को, दादाजी भगत सिंह, गांधी जी, इनकी कहानियां सुन। दादाजी ने कहा इनकी क्या कहानी है? अरे मैं को इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका हाँ लड़ी थी। तो इनकी कहानी सुनो। तो कहानी नहीं है इनकी, क्या बात करते हो, आपको इनकी कहानियां नहीं पता? ना यार मेरे को तो नहीं पता। क्यों, आपने अंग्रेजों का राज नहीं देखा जिसके खिलाफ ये लड़े थे? उनका अपने नहीं था तो कैसे नहीं था? अपने अपने भी तो यहीं पे थे, यहीं थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। कब हुआ आपका जन्म? तो उनका झंडे से 5 साल पहले। आजादी गांव में भी झंडा कहते हैं क्योंकि झंडा चेंज हुआ था। राजाओं के झंडे से अपने यहाँ पे भारत का झंडा आया था। पहले भारत का झंडा कोई फहरा देता ना, पुलिस पकड़ ले जाती। झंडा नहीं फहराने दिया करते थे राजाओं के राज में। राजा जयपुर के राज में जयपुर का झंडा फहराया जाएगा, आप जोधपुर का झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। ये ठीक वैसा ही है कि हम में से कोई नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दे।
आप नीचे जाके पाकिस्तान का झंडा फहरा दो तो पुलिस उठा के ले जाए, 3 दिन तो आपके घर वालों को नहीं बताए कि कहां लेके गए, और 3 दिन बाद जब घर वालों को दे दे तो आप घर वालों को नहीं बता पाओगे, आप सीधे क्यों नहीं सो रहे हो, है ना? कुटे भाई साहब पकड़ गया आपको बैंकर वाला। तो वैसा का वैसा अलग अलग देश थे यार, जयपुर एक देश है, जयपुर देश में भारत देश का झंडा क्यों फहराने दिया जाए? तो उनका झंडा चेंज हुआ था उससे 5 साल पहले, तो मतलब आजादी से पहले थे हाँ। तो आपने कभी अंग्रेज देखा? उनका नहीं। आपके 80 साल हो गए, आपने अंग्रेज नहीं देखा, 70 साल के हो गए, अंग्रेज नहीं देखा आपने? ना, मैंने नहीं देखा अंग्रेज। क्यों? अपने गांव में अंग्रेज टैक्स लेने नहीं आते थे कि नहीं? तो अपने टैक्स लेने कौन आता था? तो फलाने राजा का आदमी आता था। धीरे धीरे मेरे समझ में है कि अपने अंग्रेजों के साथ संधि थी, अंग्रेज था ही नहीं, अपने किसी लोगों ने अंग्रेज देखे ही नहीं। इसलिए आज भी गांव में गोरा आ जाता है तो लोग यूं राजी होते हैं, गोरा है वो। अपना और अंग्रेजों का सीधा सीधा कोई भी लेना देना, इसलिए आधुनिक काल वाला भी अपने जीरो हो जाता होता है। तो आधुनिक काल कम है अपने, प्राचीन काल कम है, सबसे अधिक अपनी को हिस्ट्री है तो कौन सी है? फिर मध्यकाल इसलिए भी पढ़नी जरूरी हो जाती है। आजकल आप पुराने पेपर देखोगे यदि तो मध्यकाल से सीधे सीधे क्वेश्चन आने बंद हो गए, कि राजा की लड़ाइयां, राजा की संधियां, कोई सवाल नहीं। इस बार 17 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के प्री के पेपर में, एक सवाल उनमें सीधा सीधा राजा का है। उस चौहान राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ऋगराज चतुर्थ। इसके अलावा कोई भी सवाल सीधा सीधा राजा का सवाल नहीं है। पर बाकी कल्चर जो है ना, वो बिना राजा पढ़े आप कल्चर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसी पेपर में एक सवाल और है कि सोमदेव की पुस्तक का नाम बताइए। सोमदेव की वो ललित विग्रहराज है, ये बिना विग्रहराज के कैसे पढ़ लेंगे? ये विग्रहराज पढ़ेंगे तब ये बुक पढ़ी जाएगी, वरना उसके बिना बुक नहीं पढ़ी जा सकती। उसी पेपर में क्वेश्चन है कि शिवदास गार्डन की पुस्तक का नाम बताइए, और शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिंचरी वचनी का है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे गागरोन का राजा अचलदास खिंची, आप बुक कैसे पढ़ लेंगे? आपको सीधी बुक नहीं लिखवाई जा सकती। उसी एग्जाम के अंदर कोई पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मल्लीनाथ जी और पिंपा जी जो है, इनके वो मंदिर कहां कहां पर बने? दोनों राजा थे, मल्लीनाथ जी राजा है, पिंपा जी राजा। आप बिना राजा पढ़े उनके बारे में कैसे पढ़ लेंगे? कि आप बिना मिडिवल पढ़े कल्चर को जाने नहीं सकते। इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि यार मिडिवल पढ़ेंगे तो अपने कल्चर समझ में आएगी, वरना कल्चर समझ में। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं, मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल मांग, तेरी को इच्छा हो तो तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हारित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। क्या का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मान मौर्य बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हारित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे तो बनोगे। हारित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मान मौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मान मौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है इस मान मौर्य का? और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ है धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का अटैक हुआ, तेरा मामा संभाले, इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मान मौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं हारेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा तू। पर बापा रावल ने कहा थैंक यू हरित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मान मौर्य को हटाया, और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? था। भारत में अपने किसी भी राजा ने कभी ये नहीं कहा मैं राजा हूं, उसने कहा राजा भगवान है। राजा कौन है? ये अलग अलग भगवान के नाम ले लिए। बीकानेर के राजा कोई पूछता है तुम राजा हो क्या बीकानेर? उसने नहीं नहीं साहब, अपने कहां औकात है। बीकानेर के राजा लक्ष्मीनाथ है। कौन है? भगवान विष्णु। लक्ष्मी का नाथ भगवान विष्णु, मैं तो उनका क्या हूं? कोई सिरोही वाले राजा से पूछा तुम तो पक्के यहाँ के राजा? उसने कहा नहीं साहब, यहाँ के राजा सारणेश्वर महादेव है। कौन से महादेव है? मैं तो उनका क्या हूं? को जयपुर वालों से पूछता है कि तुम राजा हो? राजा गोविंद देव जी। राजा कौन है? मैं तो उनका क्या हूं? वैसे मेवाड़ वालों से पूछता है कि तुम यहाँ के राजा होगे? नहीं, हम यहाँ के राजा नहीं है। राजा कौन है? इसलिए यदि आप कभी महाराणा प्रताप का एक गीत सुना हो आपने कि हल्दी घाटी रो समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कट है, उसमें लाइन है वो एक लिंग दीवान कट है।
वो जो एकलिंग जी का दीवान है वो कहाँ है आजकल हमारा? वो जो महाराणा प्रताप हमारा जो हल्दी घाटी का समर, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहा था, वो कहाँ है? तो मेवाड़ के राजा खुद को मानते क्या थे? और ये राजाओं की बात नहीं, ये हम सब की बात है। हम तमाम लोग ये मानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, करवाने वाला कौन है? इसलिए हमारी सारी आरतियों में हमने खुद गाया है, मैं मूर्ख खल कामी। आप कोई आरती सुन लीजिए देवता की, हमने देवता के सरेंडर किया। हमने क्या, सर्वशक्तिमान देवता, समर्पण है उसके सामने। हम मूर्ख हैं, खल का मतलब होता है गधा। आप हर आरती गाते समय कहते होंगे आप गधे हो, आपके हाथ में कुछ भी करने योग्य नहीं है। जो भी करवा रहा है वो कौन है? इसलिए भारत में जितनी पुरानी किताबें मिली है उनमें एक में भी राइटर का नाम नहीं है। उसने कहा मैं नहीं लिख रहा, मां सरस्वती की कृपा से मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं। मैं कौन, उसने नाम ही नहीं बताया। जितनी पुरानी पेंटिंग उनमें पेंटर का नाम नहीं है। उसने पेंटिंग बना के छोड़ दी। उसने कहा यार मेरी औकात थोड़ी है कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ लिखना, ये सब कौन करवा रहा है? मैं बताऊं, आज भी अपने गांव में खेती अच्छी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, पापा ने मेहनत की तब फसल अच्छी हुई, रात दिन रीजे पचे उस खेत में तब अच्छी हुई। फिर भी कोई पापा से पूछेगा अरे यार जोरदार फसल हुई, गेहूं शानदार हुई, बाजरा शानदार हुआ, मेहनत कर रहे हो? राम जी राजी हुए, भगवान राम राजी हुए तब हमारी फसलें हुई, वरना हमारी औकात है। पापा का बिजनेस अच्छा चले, भले ही पापा सुबह 5 बजे उठ के जाते हो, रात को 12 बजे आते हो, दोपहर वाला खाना भी ढंग से नहीं खाते हो, तब जाके बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसके बावजूद पापा कहेंगे भगवती कृपा है, माता जी राजी है इसलिए अच्छा हो रहा है। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार कितने भोले लोग हैं। अभी भी अपने से कोई पूछ ले किसी से, कह रहे तुम्हारे 10 टाबर है, हम बायोलॉजी को धत्ता बता देते हैं कि बायोलॉजी नाम की कोई चीज सब किसके दिए हुए हैं? भगवान के। मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा, आप आरएस बनेंगे, आप मन ही मन राजी होंगे और आपको खुद पे प्राउड फील होगा कि मैं 18 महीने तक रेगुलर कोचिंग गया, सर ने जितना कहा सब किया, मैंने सारे टेस्ट दिए, मैंने मेहनत की, मैं डेली के 8 घंटे पढ़ा, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर भी यदि आपसे इंटरव्यू लेने वाला मीडिया वाला पूछेगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, आपके थोड़ा गंभीर होके बोलेंगे आप, है ना, ये अंदर तो नाच रहे होंगे आप, पर जहां तक आज की सफलता का सवाल है आप ये थोड़ी कहते हो मैं खुद, मैं ऐसा बाहुबली मैं हूं, मैं पढ़ा था। और आज भी अपना कोई दोस्त, अपने कोई आसपास का बंदा ज्यादा ये करे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, अपने दो दोस्त उसके पीछे बात करते हैं, अहंकार दे, एटीट्यूड दे, क्या मैं कर दिया, मैं कर दिया, यार सबने कर रखा है। इसलिए अपने इस बात को कभी भी अच्छा माना नहीं। इसलिए मेवाड़ के राजा भी कहते हैं कि हम राजा नहीं है, हम क्या एकलिंग जी के, और ऐसे तमाम राजा ऐसे कहते हैं। अच्छा, बापा रावल बड़ा राजा था, इसका एक सबूत हमारे पास ये भी है कि बापा रावल का हमें सोने का सिक्का मिला है। किसका सिक्का मिला? तो आप कहो सर इसमें क्या बड़ी बात है, पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मिल गया बापा रावल का। बापा रावल से पहले किसी का भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। इसका मतलब बापा रावल से पहले वाले राजा इतने बड़े मिले, उनके सिक्के चांदी के मिले, तांबे के मिले, सोने का सिक्का पहली बार मिल रहा था। किसका मिल रहा है? इसका मतलब बापा रावल बड़ा हुआ होगा, बड़ा राजा, तो पैसे भी ज्यादा है, तो उसने सिक्के किसके चलाए होंगे?